हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का तीसरा पाठ अतीत में दबे पांव का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं ओम थानवी। सर्वप्रथम हम ओम थानवी जो लेखक हैं इनका परिचय। ओम थानवी कोई परंपरागत लेखक नहीं है, ये पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं। इनका जन्म सन 1957 ईस्वी में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा बीकानेर में हुई। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में एमकॉम किया। ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव रहे। 1980 से 89 यानी 1980 से 1989 तक इन्होंने राजस्थान पत्रिका में काम किया। राजस्थान पत्रिका एक समाचार पत्र है। इतवारी पत्रिका के संपादन ने साहित्य को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। इतवारी जो पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, उसके संपादन ने इन्हें विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। ये अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता और निर्देशक के रूप में ये स्वयं रंगमंच पर सक्रिय रहे। इनकी गहन दिलचस्पी साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में है। इन्होंने 80 के दशक में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट CSE की फेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन कर इसके बारे में विस्तार से लिखा। इन्हें पत्रकारिता में कई पुरस्कार मिले, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार प्रमुख है। 1999 में इन्होंने दैनिक जनसत्ता के दिल्ली और कोलकाता के संस्करणों का संपादकीय दायित्व भी संभाला। आज भी ये इसी समाचार पत्र के संपादक के रूप में कार्यरत बताए जाते हैं। ये इनका जीवन परिचय था। अब पाठ का परिचय देखिए। पाठ का परिचय अतीत के दबे पांव ओम थानवी द्वारा रचित एक श्रेष्ठ यात्रा वृतांत है। ये यात्रा वृतांत तथा रिपोर्ट का मिश्रित रूप है। यात्रा वृतांत और रिपोर्ट दोनों का मिश्रित। इस पाठ के माध्यम से ओम थानवी ने दुनिया के 2 सबसे पुराने और नियोजित शहरों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये 2 शहर नहीं बल्कि 2 संस्कृतियां हैं। लेखक ने दोनों नगरों के पुरातात्विक अवशेषों का वर्णन किया है। पुरातत्ववेत्ता इन शहरों का नियोजन और व्यवस्था देखकर चकित रह जाते हैं। इस प्राग ऐतिहासिक गौरव को साहित्यिक शैली में सौंदर्यबोध के साथ प्रस्तुत किया है। आज की सेक्टर और कॉलोनी योजना भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का मुकाबला नहीं कर सकती। आज की नगर योजना नीरस और अदूरदर्शी है, जिसे निर्माण करने के कुछ वर्षों बाद समाप्त कर दिया जाता है। परंतु उस समय की नगर योजना में भव्यता थी, आडंबर नहीं था। ये इस पाठ का परिचय। लेखक ने जिस तरह से इस हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के बारे में दुनिया के सामने रखा है, इस पाठ के माध्यम से, अतीत में दबे पांव के माध्यम, इस पाठ को हमने इन महत्वपूर्ण 15 बिंदुओं में विभाजित किया हुआ है। नंबर 1, दुनिया के सबसे पुराने शहर। नंबर 2, सभ्यता का केंद्र। नंबर 3, राखाल दास बनर्जी व जॉन मार्शल का योगदान। नंबर 4, नागर भारत का लैंडस्केप। नंबर 5, नगर नियोजन। नंबर 6, महाकुंड। नंबर 7, कोठार। नंबर 8, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स।
नंबर 9 नीचा नगर व रईसों की बस्ती। नंबर 10 डी के क्षेत्र के घर। डी के क्षेत्र के घर विभाजित थे डी के जी, डी के बी, डी के सी, एच आर हल्के और वी एस हिस्से में। 11वां बिंदु है जॉन मार्शल के ग्रंथ। 12वां वहां के अजायब घर। 13वां सैन्य सत्ता में प्रभुत्व प्रदर्शन का अभाव। नंबर 14वां समाज पोषित सभ्यता और नंबर 15 वर्तमान स्थिति। अब वर्तमान स्थिति क्या है वहां की उसका भी। दुनिया के सबसे पुराने शहर के बारे में लेखक कहता है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों स्थान, एक बार हम मोहनजोदड़ो कहते हैं परंतु वास्तविक उसका नाम जो है मोहनजोदड़ो नाम है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों स्थान अभी तक दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। यहां खुदाई में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चौक के बने चित्रित भांडे, मोहरे, साजो सामान और खिलौने आदि मिले। हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। सभ्यता के केंद्र, दूसरा बिंदु सभ्यता का। मोहनजोदड़ो को सभ्यता का केंद्र माना जाता है। यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था तथा इसकी आबादी लगभग 85,000 थी। यह नगर छोटे मोटे टीलों पर आबाद था तथा ये प्राकृतिक नहीं थे। कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था। इस शहर की सड़कों व गलियों में अब भी घूमा जा सकता है। यहाँ का सामान अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा है परंतु शहर वही है। इस शहर की गलियां, मकान, चबूतरे, खिड़की, रसोई, सड़कें आदि सुंदर नगर नियोजन की कहानी कहती है। रखालदास बनर्जी, जॉर्ज मार्शल का योगदान। शहर का सबसे ऊंचे चबूतरे पर बना बौद्ध स्तूप जैसी गुम्बद निमा इमारत। बौद्ध स्तूप नहीं कह सकते हम क्योंकि ये सभ्यता बौद्ध काल से भी पुरानी है, पुरातन है। बौद्ध स्तूप जैसी गुम्बद निमा इमारत है परंतु ये मोहनजोदड़ो सभ्यता के जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। 1922 यानी 1922 में राखालदास बनर्जी ने इस स्तूप अर्थात गुंबद नुमा इमारत की खोज की तो उन्हें यहां ईसा पूर्व के निशान मिले। तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ और भारत दुनिया की प्राचीन सभ्यता का दावेदार हो गया। लेखक सबसे पहले इसी स्तूप जैसी गुंबद नुमा इमारत पर पहुंचा। इसी नागर भारत का लैंडस्केप, इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। सर्दी के मौसम में भी कड़ी धूप थी। यहां की धूप चौंधियाती है तथा राजस्थान की धूप पारदर्शी है। तस्वीर उतारते वक्त यदि कैमरे में जरूरी पुर्जे न घुमाएं यानी धूप की तेजी के हिसाब से उसको सेट न करें तो तस्वीरों के रंग उड़े हुए प्रतीत होते हैं। स्तूप वाले हिस्से को गढ़ कहा जाता है। दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरों के पश्चिम में है। इसमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार है। केवल अनुष्ठानिक महाकुंड अपने मूल स्वरूप में बचा है। शेष इमारतें उजड़ी हुई है। अगला बिंदु आता है नगर नियोजन। नगर नियोजन, यहाँ का जो नगर नियोजन है वो बेमिसाल है। अधिकांश सड़कें सीधी हैं या आड़ी हैं। इसे वास्तुकार
ग्रिड प्लान कहते हैं। इनकी जो सड़कें हैं वो ग्रिड प्लान के अंतर्गत है। आजकल की सेक्टर मार्का जो कॉलोनियां हैं, आजकल की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में जो नियोजन मिलता है वही नियोजन उस समय था, परंतु वह रहन सहन को नीरस बनाता है। ब्रासीलिया, चंडीगढ़ या इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं, परंतु उनमें स्वयं विकसने की क्षमता नहीं है, स्वयं विकास करने की क्षमता नहीं है। चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। दक्षिण में टूटे फूटे घर कामगारों के हैं। लेखक प्रश्न करता है कि निम्न वर्ग का अस्तित्व था या नहीं। शायद उनके घर कमजोर रहे होंगे जो समय के अनुसार नष्ट हो गए होंगे। अगला बिंदु था महाकुंड। छठा बिंदु महाकुंड। टीले के पास महाकुंड है। इसका नाम देवमार्ग रखा गया है। यह सामूहिक स्नान के काम आता था। यह 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा व 7 फुट गहरा है। उसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियां उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं की कक्षें तथा उत्तर में 2 पांत में 8 स्नान घर हैं, यानी बाथरूम। इनमें किसी का दरवाजा दूसरे के सामने नहीं खुलता। इस कुंड का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। पानी का रिसाव रोकने तथा गंदे पानी से बचाव के लिए कुंड के तल व दीवारों पर चूने व चिरोड़ी के गारे का प्रयोग किया गया है। पानी के लिए एक तरफ कुआं है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। ये पक्की ईंटों से बनी है तथा ईंटों से ढकी भी है। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले इतिहास में नहीं मिलता। कोठार, इसके बाद 7वां बिंदु आता है कोठार। कुंड के दूसरी तरफ एक विशाल कोठार है। शायद यहां कर के रूप में हासिल अनाज जमा किया जाता था। यहां 9 चौकियों की 3 कतारें हैं तथा उत्तर की एक गली में बैलगाड़ियों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं जो माल की ढुलाई करती होंगी। सिंधु घाटी काल में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती थी। अब इसे खेतियर या पशुपालक सभ्यता माना जाता है। पत्थर व तांबे की बहुतायत थी, परंतु लोहा नहीं था। पत्थर सिंध में तथा राजस्थान में तांबा मिलता था। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों व चने की उपज के सबूत मिले हैं। यहाँ कपास, बेर, खजूर, खरबूजे, अंगूर, ज्वार, बाजरा और रागी की खेती होती थी। यहाँ से मिला सूती कपड़ा दुनिया के सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला। मोहनजोदड़ो में रंगाई भी होती थी। ऊन व लीलन का आयात सुमेर से होता था। अगला बिंदु है कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स। गढ़ की 4 दीवारी के बाद महाकुंड के उत्तर पूर्व में लंबी इमारत के अवशेष मिले हैं। इसके बीच में खुला बड़ा दालान है तथा 3 तरफ बरामदे हैं। इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स माना जाता है। कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स माना जाता है। दक्षिण में 20 कमरों वाला एक हॉल है जो शायद राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। अगला बिंदु नीचा नगर व रईसों की बस्ती। गढ़ की 4 दीवारी के बाहर नीचा नगर था। खुदाई की प्रक्रिया में टीले का आकार घट गया था। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। इसमें बड़े घर, चौकी सड़कें तथा ज्यादा कुएं थे। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है। ये बहुत लंबी सड़क है तथा 35 फुट चौड़ी है। इस पर एक साथ 2 बैलगाड़ियां आ जा सकती थी। यह सड़क बाजार तक
पहुंचती थी। इस सड़क के दोनों ओर घर है, सड़क की तरफ कोई दरवाजा नहीं है। कर्बूजिए ने भी चंडीगढ़ में इस शैली का प्रयोग किया था। कार्बूजिए ने भी चंडीगढ़ में इसी शैली का प्रयोग किया था। सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियां थी। हर घर में एक स्नान घर है तथा नालियां घर का पानी हौदी तक लाती हैं तथा फिर वो नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। ज्यादातर नालियां ढकी हुई हैं। बस्ती के भीतर सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। बस्ती के कुएं पक्की हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। यहाँ लगभग 700 कुएं पाए गए। इसे जल संस्कृति भी कहा जा सकता है। इतने व्याप्त स्तर पर कुएं होने का मतलब इसे जल संस्कृति भी कहा जाता है। डीके क्षेत्र के घर, डीकेजी, डीकेबी, डीकेसी, एचआर हल्के भी है सबसे ये नाम है। डीकेजी हल्के के घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है। डीकेजी हल्कों के घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है। यहां शायद 2 मंजिले मकान भी होंगे। सभी पकी हुई ईंटों से बने थे तथा ईंटें भी एक ही आकार 1:2:4 की है। 1:2:4, 1:2:4 सारी ईंटों का ये। इन घरों में केवल प्रवेश द्वार है तथा खिड़की नहीं है। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां हैं। घर छोटे बड़े हैं। सभी घर एक कतार में हैं तथा अधिकतर का आकार 30 × 30 फुट का है। 30 बाई 30 फुट का है। कुछ इनमें काफी बड़े भी हैं। सबकी वास्तु शैली भी एक जैसी लगती है। डीके भी सी हल्के से दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति एक घर में मिली है। एचआर हल्के के बड़े घर में कुछ कंकाल मिले हैं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी इसी हल्के के छोटे घर में मिली है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। गली के पीछे वीएस हिस्से में रंगरेज का कारखाना है। यहाँ जमीन में ईंटों के गोल गट्ठे उभरे हुए हैं। यहाँ 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान हैं। सब में 2-2 कमरे हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं चौकोर या आयताकार हैं। लेखक बड़े घरों में भी छोटे कमरे देखकर हैरान है। इसका कारण आबादी बढ़ना या निचली जमीन पर नौकरों का निवास हो सकता है। सीढ़ियां शायद लकड़ी की रही होंगी। ऊपर मंजिल पर लकड़ी की साज सज्जा की जाती होगी। अधिकतर घरों में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। गर्म क्षेत्र में ये चीजें आम होती है। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ कम गर्मी होगी। हाथी, शेर, गेंडा आदि जीवों की तस्वीरों से लगता है कि यहाँ जंगल थे तथा अच्छी खेती होती थी। यहाँ कुओं से सिंचाई की जाती थी। इस क्षेत्र में नहर के प्रमाण नहीं मिलते। इसका मतलब यह निकला कि बारिश घटने तथा कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी नीचे चला गया और बस्ती उजड़ गई। इस समय यहाँ तेज हवा चल रही थी। हर जगह लेखक को साए साए की ध्वनि सुनाई दे रही थी। यहाँ सब खंडर है। कोई घर जुदा नहीं है, लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता। हर घर का एक संस्कार में आकार होता है। किसी भी घर में प्रवेश करते समय एक अपराध बोध भी होता है। लेखक को यहाँ राजस्थान व सिंध गुजरात के घर याद आ गए। यहाँ भी बाजरे व ज्वार की खेती हजारों साल से होती है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए उसे जैसलमेर के गांव कुलधरा की याद आई। कुलधरा गांव ये पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। यहाँ घर है परंतु लोग नहीं हैं। 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर सदस्य अपना घर छोड़ करके चला गया था।
सारे घर खंडर हो गए पर ढहे नहीं। लोग तो निकल गए परंतु वक्त वहीं रह गया। उस राजा की तकरार को याद दिलाता है, कुलधरा की याद दिलाता है जॉन मार्शल का ग्रंथ। अगला बिंदु आता है, मेजबान ने अजायब घर के बारे में बताया। यह अजायब घर छोटा है तथा सामान भी ज्यादा नहीं है। अधिकतर चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन की हैं। मोहनजोदड़ो से ही 50,000 से ज्यादा चीजें मिली हैं। यहाँ पर काला पड़ गया गेहूं, तांबे व कांसे के बर्तन, मोहरें, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृद भांड, चौपड़ की गोटियां, दिए, माप तोल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटन वाली चक्की, कंगी, पत्थर के औजार, सोने के गहने आदि थे। इस अजायब घर में औजार तो हैं परंतु हथियार नहीं है। ये विचारणीय विषय है। औजार है, हथियार नहीं है। इससे क्या सिद्ध होता है? सैन्य सत्ता व प्रभुत्व प्रवर्तन का अभाव। अगला बिंदु आता है, सैन्य सत्ता व प्रभुत्व प्रदर्शन का अभाव। पूरी सिंधु सभ्यता में कहीं हथियार नहीं मिलते। विद्वान निष्कर्ष निकालते हैं कि यहां अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था। शायद सैन्य सत्ता भी न रही हो। दूसरे यहां प्रभुत्व या दिखावे के तेवर नादारत हैं। दूसरी सभ्यताओं में राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड मिलते हैं परंतु हड़प्पा संस्कृति में महल, मंदिर, समाधियां नहीं मिलती। यहाँ के मूर्ति शिल्प व औजार भी छोटे हैं, मुकुट व नावें भी छोटी है। शायद यह लो प्रोफाइल सभ्यता थी। ये छोटी सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो साधन व व्यवस्थाओं के अनुसार सबसे समृद्ध है परंतु यहाँ आडंबर नहीं है। दूसरे यहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अतः अनेक रहस्य अभी तक सामने नहीं आए हैं। अभी तक सामने नहीं आए। इसका मतलब है समाज पोषित सभ्यता है। सिंधु घाटी के लोग कलाप्रिय थे। उनकी यह कला प्रियता वास्तुकला, धातु व पत्थर की मूर्तियां, मृदु भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरें, उन पर उकेरी आकृतियां, खिलौने, सुगढ़ अक्षरों से सिद्ध होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। अजायब घर में तांबे व कांसे की सुइयां मिलती हैं। तांबे व कांसे की सुइयां मिली हैं। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली। शायद ये कसीदेकारी में काम आती होंगी। नरेश के बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुसाला भी है। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान है। यहाँ हाथीदांत व तांबे के सुए भी मिले हैं जो शायद दरिया बनाने के काम आते थे। वर्तमान में क्या स्थिति है? अब मोहनजोदड़ो में खुदाई बंद कर दी गई क्योंकि सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई थी। खुदाई बंद कर देने के बाद अब जो वहां अवशेष खंडर हैं, जो मोहनजोदड़ो के बचे हुए अवशिष्ट खंडर है, उनको बचाने कर रखना हमारे लिए एक चुनौती के समान है कि हम उन खंडरों को अब कैसे बचा करके रख सकते हैं। ये प्रश्न लेखक ने अंत में छोड़ रखा है। तो ये अतीत के दबे पांव, ये पाठ का के मुख्य बिंदु थे। पाठ का एक सारांश था। इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ करके इनके अभ्यास के प्रश्नों का करने का प्रयास करेंगे। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।